हेलो फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 में महात्मा गांधी जी और उनके द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ लिया था। कुछ राष्ट्रीय आंदोलन हमने पढ़ लिए थे। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम कुछ और उनके द्वारा चलाए गए सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हमने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, बिहार आंदोलन, चंपारण आंदोलन, ये सारे के सारे हमने आंदोलन पढ़ लिए हैं। अब हम पार्ट 2 में 1 बाय 1 उनके कुछ और आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से हम नमक सत्याग्रह आंदोलन, जिसे हम दांडी मार्च या दांडी आंदोलन के नाम से जानते हैं, उनके बीच क्या संवाद हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दांडी आंदोलन के साथ साथ हम क्विट मूवमेंट यानी भारत छोड़ो मूवमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन किस तरीके से शुरू किया गया था। इसके बारे में हम बात करेंगे। 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड के समय में महात्मा गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। वहीं 1924 के बाद महात्मा गांधी जी को रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई होने के बाद महात्मा गांधी जी राजनीति छोड़ चुके थे, लेकिन फिर दोबारा से उन्होंने राजनीति में आने की सोची। तो हम इसमें यही बातें करने वाले हैं कि महात्मा गांधी जी ने अपने राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत दोबारा कैसे शुरू की और नमक आंदोलन से उन्होंने दोबारा अपने राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत की। तो हम शुरू करते हैं। नमक सत्याग्रह, नज़दीक से एक नज़र। असहयोग आंदोलन, पता ही है आपको, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का सबसे बड़ा कारण था चोरी चोरा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रामकता का व्यवहार करने से महात्मा गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है। उसके बाद नमक सत्याग्रह की शुरुआत कैसे होती है? असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद तक महात्मा गांधी जी ने अपने को समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित रखा कि समाज की स्थिति को कैसे सुधारा जाए। समाज की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। अब जेल से रिहाई के बाद वो सामाजिक आंदोलन में लग गए। उसके बाद वो एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा राजनीति में 1928 में पुनः लौटे। उस वर्ष सभी श्वेत सदस्यों वाली साइमन कमीशन, जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था। साइमन कमीशन एक ग्रुप था लोगों का। 1928 में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन 7 लोगों का एक समूह था। ठीक है। जो साइमन कमीशन था, भारत 1928 में आया था। ये 7 लोगों का एक समूह था। साइमन कमीशन 7 लोगों का एक ग्रुप था। ये भारत क्यों आया था? साइमन कमीशन भारत इसलिए आया था, वो देखना चाह रहा था कि भारत की स्थिति कैसी है। वो भारतीय लोगों को दोबारा अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते थे, लेकिन अब भारतीय लोग उस चक्कर में नहीं आना चाहते थे। वो आए थे इस मकसद से कि हाँ, जो श्वेत सदस्य हैं या उपनिवेश की जो स्थिति है, यानी अभी भी क्या अंग्रेजी राज वहाँ चल पाएगा या नहीं, जो उपनिवेश की स्थिति है वो कब तक चल पाएगी या नहीं। उसके विरुद्ध क्या हुआ? अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने आंदोलन का अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि इसी वर्ष बारदोली में होने वाले किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था। और जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारत के लोगों ने साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए और उन्हें वापस भेज दिया गया और उनका स्वागत काली पट्टी बांधकर किया। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया। लाहौर अधिवेशन कब होता है? 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक लाहौर अधिवेशन किया। यह अधिवेशन 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि लाहौर अधिवेशन क्यों हुआ था और कब हुआ था, क्यों हुआ था और कब हुआ था। ठीक है। तो 1929 में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन
जिसे लाहौर अधिवेशन यानी लाहौर शहर में हुआ था, इसलिए इसे लाहौर अधिवेशन भी बोला जाता है। इस अधिवेशन के 2 कारणों से इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव, जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था, और पूर्ण स्वराज तथा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करना इस 1929 का जो वार्षिक लाहौर अधिवेशन था सबसे महत्वपूर्ण रहा। ऐसा माना जाता है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की थी, तो 1929 में 1929 में। अब क्या होता है आगे? अब राजनीति की गति एक बार फिर बढ़ गई। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, कंफ्यूज रहते हैं इन 2 चीज़ों में कि पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी, वो 1929 में हुई थी। ठीक है, लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था उसमें हुई थी, और झंडा कब, ध्वज कब फहरा गया था, पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज मेन रावी नदी के तट पर फहराया था और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा फहरा दिया गया और झंडा फहराकर स्वराज्य की मांग की पूर्ति की गई और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्रता की घोषणा सभी गांवों और शहरों तक की जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और सभी जगहों पर एक ही समय में संगोष्ठियां हो तो और भी अच्छा होगा। अगर बातें की जाएं तो और भी अच्छा होगा, अपने विचार अभिव्यक्त किए जाएं। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने से समारोह की शुरुआत होगी। दिन का बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य में, चाहे वह सूत कताई हो अथवा अछूतों की सेवा तथा हिंदुओं व मुस्लिमों का पुनर्मिलन अथवा निषिद्ध कार्य अथवा ये सभी एक साथ करने में व्यतीत करना होगा, और यह असंभव नहीं है। हम ये सारा काम कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय ध्वजारोहण के बाद क्या किया जाएगा, तो राष्ट्रीय ध्वजारोहण के बाद सूत काता जा सकता है, अछूतों की सेवा की जा सकती है, हिंदू मुस्लिम लोगों का मिलाप किया जा सकता है, उनके अंदर एकता स्थापित की जा सकती है, वाद विवाद कराया जा सकता है, कोई कंपटीशन कराया जा सकता है। वो ज़्यादा बेहतर होगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसमें भाग लेने वाले लोग दृढ़तापूर्ण यह भी प्रतिज्ञा लेंगे कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का आहरणीय अधिकार है, और यह भी यदि कोई भी सरकार लोगों को इस अधिकारों से वंचित रखती है या उनका दमन करती है तो लोग इन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का भी अधिकार है। अगर किस तरीके से कोई होता है तो वो उसे बदलने तथा समाप्त करने का भी अधिकार रखते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे जो नमक सत्याग्रह तक, दांडी मार्च तक हम कैसे पहुंचे, महात्मा गांधी जी के साथ इतना बड़ा हुजूम, इतने सारे लोगों की भीड़ कैसे आई, वो हम अब पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं दांडी मार्च। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी जी ने घोषणा कर दी है ना, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मना लिया, और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद पूरे देश में भी बता दिया कि अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। लेकिन अभी हम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि अभी हमारा अपना खुद का संविधान नहीं था। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी जी ने घोषणा की, क्या घोषणा की? कि वे ब्रिटिश भारत के लिए सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक
जिसमें नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का अधिकार दे दिया है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। अभी तक जो नमक कानून था, नमक अंग्रेजों के अंडर में था, तो कहा कि हम इसको तोड़ेंगे और लोगों को आह्वान किया कि अब हम इस आंदोलन को एक लीडरशिप के साथ, एक नेतृत्व के साथ शुरू करने वाले हैं। नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे पर उन्होंने चयन किया था, वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण है। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया था, क्योंकि वो अंग्रेज बनाएंगे, अंग्रेज बेचेंगे, और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था। राज्य का एकाधिपत्य क्या, यानी अंग्रेजों का अधिकार था। किसका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था उसके ऊपर। राज्य का एकाधिपत्य का मतलब है अंग्रेजों का अधिकार था उसके ऊपर, एकाधिपत्य था, तो वो चाहते थे उसे हटाया जाए। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे कि लोगों को इकट्ठा किया जाए और इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब गांधी जी चल पड़े दांडी मार्च की तरफ। अब क्या होता है? अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज को नहीं। भारतीय लोग तो समझ गए थे कि अब हम जल्दी ही मुक्त होने वाले हैं, लेकिन अंग्रेजों को नहीं। गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी कि जब वो नमक यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन को बता दिया था कि अब हम यात्रा करने वाले हैं, एक कार्यवाही करने वाले हैं। वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी, किंतु इरविन उनकी इस कार्यवाही के महत्व को ना समझ सके। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करने वाले हैं। उसके बाद 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से, उन्होंने ये जो शुरुआत थी कहाँ से की थी पता होना चाहिए। उन्होंने 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से, साबरमती में उनका आश्रम था, अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्तों बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए और वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में क्या बना लिया? अपराधी बना लिया, क्योंकि हमारे पास जब कोई राइट नहीं होता और हम वो काम करते हैं तो हम अपराधी बन जाते हैं, राइट ना? तो हमारे पास अधिकार नहीं था, अधिकार तो अंग्रेजों के पास था, लेकिन फिर भी इरविन को उन्होंने सूचना दे दी थी कि हम ये काम करने वाले हैं, और वो 12 मार्च 1930 को निकल पड़े साबरमती आश्रम से और समुद्र की तरफ चलना शुरू कर दिया। 3 हफ्तों बाद वहाँ पहुँच गए और जाकर इन्होंने एक मुट्ठी नमक बना लिया, और नमक बनाने के बाद कानून की निगाह में उन्होंने अपने आप को अपराधी बना लिया। इसी बीच देश के अन्य भागों में समांतर नमक यात्राएं आयोजित की गईं और देश के अलग अलग भागों में लोग महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ने शुरू हो गए। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहा है कि नमक यात्रा कब शुरू हुई थी और कितना समय लगा था, कब शुरू हुई थी और कितने दिन लगे थे, और उन्होंने इसकी सूचना किसको दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कि नमक सत्याग्रह क्यों किया गया? नमक सत्याग्रह करने का क्या कारण था? आज नमक की कीमत बहुत ज़्यादा होती अगर ऐसा महात्मा गांधी जी नहीं करते, क्योंकि नमक का प्रयोग हर घर में किया जाता है। वो एक छोटी सी चीज़ के लिए भी हमें गुलाम बनाना चाह रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इस कानून को इसलिए तोड़ा, उन्हें ऐसा लगता था कि ये हमारी एक अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इस पर शायद कर ना लगाया जाए और उनका आधिपत्य ना हो। इस छोटे से आंदोलन से ही उन्होंने पूरे भारत को एक बड़े आंदोलन के रूप में जोड़ दिया। अब आगे, असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थी। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके कारण वे और उनके मवेशी
उन्हीं जंगलों में नहीं जा सकते थे जहां वे एक ज़माने से रह रहे थे, और वे बेरोक-टोक अपने जानवरों को वहां घुमाते थे। क्या किया गया कि जो किसान थे, किसानों के ऊपर भी बहुत सारे बैन लगाए हुए थे। उनसे उनके वन अधिकार कानूनी नहीं था, उनके ऊपर उनको कोई अधिकार ही नहीं दिया गया था। वो जंगलों में अपने चरागाहों को नहीं चरा सकते थे, तो उसके खिलाफ भी लोगों ने आंदोलन शुरू किए। कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों पर का बहिष्कार कर दिया। विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालय संस्थाओं में जाने से इनकार कर दिया। क्या बनेगा यहाँ से क्वेश्चन? परिणाम के नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के क्या परिणाम हुए? तो वही बात, कामगार हड़ताल पर चले गए फर्स्ट, वकीलों ने बिना अदालतों का बहिष्कार कर दिया, विद्यार्थियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, है ना, संस्थाओं ने पढ़ने पढ़ाने से इनकार कर दिया। ये 4-5 परिणाम हैं जो नमक सत्याग्रह से हुए। 1920 की तरह इस बार भी महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया कि भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपनी असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। जैसे 1920 से 22 के बीच महात्मा गांधी जी ने 1920 और 22 के बीच महात्मा गांधी जी ने लोगों को प्रेरित किया था। किसके विरुद्ध? औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रेरित किया था। उसी तरह महात्मा गांधी जी ने दोबारा नमक सत्याग्रह के समय में भी औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लोगों को प्रेरित किया कि तुम अपने मांगों के लिए स्वयं आगे बढ़ो। 1922 में तो लोग इतना प्रेरित हो गए थे, भारतीय लोगों ने चोरी चोरा को एक बड़ी घटना के साथ अंजाम दे दिया था। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब सरकार असंतुष्टों को हिरासत में लेने लगी। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कितने लोगों को? 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे। ठीक है, कितने लोगों को? 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार होने वाले लोगों में महात्मा गांधी जी भी थे। समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्टों से लगाया जा सकता है। इन रिपोर्टों में रास्ते के गांवों में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण भी मिलते हैं। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाएं। अब धीरे धीरे बसना नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यदि आप स्वराज के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। और क्या कहा? सिर्फ नमक कर या अन्य करों के खत्म हो जाने से ही स्वराज प्राप्त नहीं हो जाएगा, बल्कि हमें और भी चीजें करनी है। क्या क्या करना है? स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो आपने अछूतों के साथ की है, तभी हमें पूर्ण स्वराज मिलेगी। क्या कहा महात्मा गांधी जी ने? हमें पूर्ण स्वराज कब मिलेगी? महात्मा गांधी जी ने बड़े लोगों से, जो ऊंचे लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनसे कहा कि स्वराज के लिए आपको अपने उन गलतियों को और प्रायश्चितों को भी सोचना होगा जो आपने अछूतों के साथ की है। दूसरी बात, स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख सभी लोगों को एकजुट होना होगा। यही क्या है? स्वराज की सीढ़ियां हैं। क्वेश्चन आएगा यहां से कि महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के समय पूर्ण स्वराज की मांग कब कही? तो पूर्ण स्वराज की मांग कब कही? पूर्ण स्वराज की मांग उन्होंने कि जब ये सारी चीजें होंगी तभी पूर्ण स्वराज स्थापित होगा। ठीक है। पुलिस के जासूसों ने अपनी रिपोर्टों में लिखा था कि गांधी जी की सेवाओं में पुलिस के जासूसों ने अपनी रिपोर्टों में लिखा था कि गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों के औरत मर्द भी शामिल होते हैं। उनका कहना था कि हजारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्यों के लिए सामने आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। सरकार की भेजी अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने लिखा कि श्री गांधी
शांत और निश्चित दिखाई दिए। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी जो ताकत थी बढ़ती जा रही थी, लोगों का हुजूम उनके साथ जुड़ता जा रहा था। नमक यात्रा की प्रगति को एक और स्रोत से भी समझा जा सकता है। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम को गांधी जी की कदकाठी पर हंसी आती है। पत्रिका ने उनके तकवे जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया है। यानी नमक यात्रा की प्रगति की एक और स्रोत से समझा जा सकता है कि प्रगति कैसी थी। जो अमेरिका समाचार पत्रिका थी, क्वेश्चन आता है कि अमेरिका समाचार पत्रिका ने गांधी जी के बारे में क्या कहा था। तो अमेरिका की एक समाचार पत्रिका थी, समाचार पत्रिका टाइम थी, जिसने गांधी जी के बारे में काफ़ी ज़्यादा उनकी कदकाठी के बारे में हंसी मजाक बनाई थी। क्या कहा था उन्होंने? तकवे जैसा शरीर और मकड़ी जैसा पेड़ू। यानी वो इतने छोटे से इंसान हैं और वो इतनी ऊंची मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं। अपनी पहली रिपोर्ट में टाइम ने नमक यात्रा की मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी गहरी शंका व्यक्त की थी कि इतनी ऊंची मंजिल तक ये कैसे पहुंच पाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया था कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए थे, कि एक दिन क्या चल रही और दूसरे दिन तो वो थक गए, इनकी यात्रा ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि नमक यात्रा की प्रगति के बारे में जो कौन से स्रोत है जिसने उनका हास्यप्रद किया, यानी हास्यप्रद यानी मजाक बनाया। तो अमेरिका की समाचार पत्रिका टाइम, ठीक है, टाइम ने मजाक बनाया। और क्या मजाक बनाया? पहली बात, तकवे जैसा शरीर कहा, मकड़ी जैसा पेड़ू कहा। दूसरी बात क्या कही कि महात्मा गांधी जी नमक यात्रा में उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरी बात कि एक दिन पैदल चलिए, दूसरे दिन तो ये ज़मीन पर पसर जाएंगे, ये भी बात उन्होंने कही। चौथी बात, पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इतना मरियल साधु जैसा शरीर वो आगे चल भी पाएगा या नहीं, इसके पास ताकत बचेगी या नहीं बचेगी। ये सारी बातें उन्हें देखने को मिली। लेकिन एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई जब इन आंकड़ों को देखा और महात्मा गांधी जी एक हफ्तों के सफर में आगे चलते गए। लोगों का हुजूम उनके साथ 3 हफ्तों में पूरी हुई थी ना। जो नमक सत्याग्रह की ये जो नमक सत्या दांडी मार्च था, ये 3 हफ्तों में, तो 3 हफ्तों में पूरी हुई थी। 3 हफ्तों में पूरी होने के बाद 12 मार्च से शुरू हुई थी ना, तो 3 हफ्तों में पूरी करने के बाद मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून की नज़रों में वो खुद क्या बन गए थे? एक अपराधी बन गए थे, राइट ना। तो अब एक हफ्ते के बाद ही ये जो पत्रिका थी, इस पत्रिका ने क्या किया? अपनी सोच बदल ली। चलो, कैसे सोच बदली? लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही पत्रिका ने सोच अपनी बदल ली। क्या लिखा? टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उनमें अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया। अब ये भी गांधी जी को एक ऐसा साधु और राजनेता कहकर सलामी देने लगे हैं जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अब धीरे धीरे पत्रिका ने अपने विचार बदल लिए। चलो आगे चलते हैं। संवाद। नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय रही। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी कि नमक यात्रा किन 3 कारणों से उल्लेखनीय रही। नमक यात्रा किन 3 कारणों से उल्लेखनीय रही, हम शुरू करते हैं। सबसे सबसे पहली बात क्या है? यही वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी जी दुनिया की नज़र में आ गए। 1930 में ही सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी जी को लोगों ने जाना। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। बिल्कुल, जो टाइम मैगजीन थी वो भी तो अमेरिका की थी। वो मैगजीन, जो टाइम मैगजीन थी, वो
गांधी जी की हर एक चीज़ को अपने कवरेज में ले रही थी। तो पहली बात क्या कि इसी के चलते महात्मा गांधी जी पूरी दुनिया की नज़र में आ गए। इस यात्रा की जो प्रेस थी, लोगों की जो सभी चीज़ें, यूरोप और अमेरिका की प्रेस इस चीज़ की कवरेज ले रहे थे। नमक यात्रा किन रीजन से उल्लेखनीय रही, पहला क्लियर हुआ। दूसरा, पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। दूसरी बात क्या, औरतों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया, महिलाओं ने सपोर्ट किया, जिसमें से समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुष तक ही सीमित ना रखें, बल्कि महिलाओं को भी इसमें सहयोग दें। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक तथा शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। तो पहली बात क्या, पहली बात यही कि दुनिया की नज़र में पहली बार ये देखने को मिला और यूरोप और अमेरिका जैसे लोग इसकी कवरेज कर रहे थे, ये पहली। दूसरी कि महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। समाजवादी महिला, समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और उन्होंने गांधी जी को सजेशन भी दिया कि इस आंदोलन को सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित ना रखें, इसमें महिलाओं को भी मौका दें, जिसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी। तीसरा कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि अब उनका राज बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा, उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। क्या बोली तीसरी बात? तीसरी बात यही बोली कि अब उनको इस आंदोलन से पता लग गया था, यह एहसास हुआ कि अब उनका जो राज है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा, अब उन्हें प्रशासन और सत्ता में भारतीयों को भी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। क्लियर? आगे चलते हैं। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। अब शुरू हो जाएंगे गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। अभी 1930, सबसे पहले 1928 में साइमन कमीशन आ गए थे। साइमन कमीशन क्यों आया था इंडिया में? साइमन कमीशन का समूह इंडिया में इसलिए आया था, वो देखना चाह रहा था अब कैसे हालात हैं, क्योंकि 1917 से लेकर 24 तक तो कंटिन्यू ऐसा ही हाल था। 1922 तक काफ़ी सारे आंदोलन देखने को मिले, चंपारण, बिहार, है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी गए थे 1916 में। उसके बाद 1916, 17, 18 खेड़ा चंपारण, 1920, 21 असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, फिर धीरे धीरे 1922 में चोरी चोरा की घटना, फिर 1928 में फिर दोबारा साइमन कमीशन आया, उसकी अवहेलना की, उसको भी भगाने की कोशिश की, उनकी बातों को नहीं माना। उसके बाद भारतीयों के नमक कर लगा दिया, भारतीय लोगों ने नमक कर को हटाने की कोशिश की और 1930 में 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू कर दी गई और नमक कर को हटा दिया गया और गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक कानून बनाकर उसको टैक्स हटा दिया और अपने आप को कानून की निगाह में एक अपराधी घोषित कर दिया। और अंग्रेज समझ भी गए थे कि अब हमारा राज ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। धीरे धीरे ये आंदोलन तेजी पकड़ता रहा। 1930 में जब ये आंदोलन हुआ तो लोग देखा कि ये पूरे वर्ल्ड में तेजी से फैलता गया, यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप के लोग भी इस आंदोलन की कवरेज को देख रहे थे। राइट? पूछा जाता है कि किन 3 कारणों से उल्लेखनीय रहा। हमने ये भी पढ़ा था कि नमक आंदोलन किन 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। अभी हमने पढ़ा है कि जो नमक यात्रा थी वो किन 3 कारणों से उल्लेखनीय थी, हमने पढ़ लिया। पहला कारण कि पहली बार दुनिया की नज़र में आया था। दूसरी बात, महिलाओं की इसमें ये जो भागीदारी थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय सबसे फेमस थी। तीसरी बात हमने ये पढ़ी थी इसमें कि अब अंग्रेज़ों को ऐसा महसूस होने लगा था कि सत्ता में भारतीयों को भी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। अब भारतीयों की हिस्सेदारी देने के लिए उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो किया जाए। अब तो लंदन में इन्होंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस बिठाई, गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इन्होंने
1930 में गोलमेज सम्मेलन की बात की कि अब राउंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाए, गोलमेज सम्मेलन किया जाए, तो सत्ता में भागीदारी हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि भाई गोलमेज सम्मेलन क्यों किए गए थे, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, इसलिए किए गए थे ताकि ये इस पर विचार कर सकें कि किस तरीके से सत्ता शासन व्यवस्था को चलाना है। पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 में आयोजित किया गया था, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं थे। अब देश के प्रमुख नेता कौन थे? महात्मा गांधी जी उस समय शामिल नहीं थे उसमें। क्यों शामिल नहीं थे? अगर आपको याद हो तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि उस समय महात्मा गांधी जी को जेल में ले गए थे। नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय में भी महात्मा गांधी जी को जेल में ले गए थे। अगर याद हो तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या क्या परिणाम हुए थे, कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये रहा, नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार होने वाले व्यक्तियों में गांधी जी भी शामिल थे। ये रहा, तो इसीलिए यही रीज़न था जो पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं जा पाए। कौन? महात्मा गांधी जी। क्या? ये देखो, 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें महात्मा गांधी जी भी शामिल थे। राइट। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं थे। बता दिए क्यों नहीं थे। इसी कारण से बैठक निरर्थक साबित हुई। फिर जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। आ गई 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुई। इन्हीं बैठकों में गांधी इरविन समझौता भी महत्वपूर्ण समझौता था, जिनकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई, तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। क्वेश्चन आएगा, गांधी इरविन समझौते में किन बातों पर सहमति हुई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी जी के बीच, इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। और इस समझौते में किन किन चीज़ों की शर्तें रखी गई? तो पहला, जो जितने भी कैदी हैं उन सबकी रिहाई कर दी गई, रिहाई कराई जाए, और तटीय इलाकों में जो नमक उत्पादन है उसकी हमें अनुमति मिले कि हम नमक उत्पादन कर सकें। क्लियर? तो गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ था और क्यों हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और कब हुआ था? 1931 में हुआ था। राइट, गांधी इरविन समझौता। देखो, हर चीज़ डायरेक्ट नहीं मिलेगी, आपको खुद बनाना है। अब इसमें बोला थोड़ी है 1931 में थी, लेकिन आपको खुद बनाना है कि जब वो जेल से रिहा हो गए, गांधी जी को 1931 में रिहा कर दिया, उसके बाद ही काफ़ी सारे उनके साथ बैठकें हुई, लंबी लंबी बैठकें हुई वायसराय के साथ। उसी समय में गांधी इरविन समझौता भी हो गया। गांधी इरविन समझौते में किन किन बातों पर बात हुई, ये सारी आपको लिखनी है। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने समझौते की आलोचना की, क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। गांधी जी को इस संभावित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का ही आश्वासन मिला था। अब बात आ जाती है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। पहला तो हो गया क्लियर, अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। राजे रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरा चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक BR अम्बेडकर की तरफ से थी, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी, और उनके सामने कौन सी 3 समस्याएं आई थी? तो पता होना चाहिए। 3 अलग अलग विचारक आए। कौन कौन 3 अलग अलग विचार आए? कौन कौन सी 3 चुनौतियाँ आई? 3 पार्टियों की कौन कौन सी चुनौतियाँ आई? पहली मुस्लिम लीग की चुनौती, दूसरा राज्य रजवाड़ों की चुनौती, और तीसरा BR अम्बेडकर। ठीक है, और विचारक BR अम्बेडकर की तरफ से भी चुनौती थी कि भाई जो कांग्रेस की पार्टी, गांधी जी की जो कांग्रेस पार्टी है, वो निचली जातियों के लिए काम नहीं करती है। लंदन में हुआ यह सम्मेलन
किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी चले गए। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। नए वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन को गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में वेलिंगटन ने लिखा था कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यावहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी को भगवान मान बैठी है। बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त कर दिया गया। अब आ गया नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। इसमें क्या कहा था कि अब जब तक हमें पूर्ण स्वराज्य नहीं मिल सकती, जब तक हमारा संविधान तैयार नहीं होता, तब तक हम 1935 के नए गवर्नमेंट ऑफ एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने से 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, लगभग जो 45 तक चला। महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर व नात्सियों के कट्टर आलोचक थे। महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर और नात्सियों के कट्टर आलोचक थे। तदनुरूप उन्होंने फैसला किया कि अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हों तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। कि अगर वो हम अंग्रेज कहेंगे कि ठीक है हम ऐसा कर लेंगे कि हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे, स्वतंत्रता दे देंगे, अगर वो हमसे बात करती है तो हम 1939 से जो द्वितीय विश्व चल रहा था तो उसमें हम उनकी सपोर्ट करेंगे। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शासकों पर दबाव डालने के वास्ते 1940-41 के दौरान कांग्रेस ने अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, उनकी बातों को ना मानना। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। अब मुस्लिम लीग बनी थी तो 1940 में उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए भी तो कुछ स्वायत्तता हो। अब राजनीतिक भूदृश्य काफ़ी जटिल हो गया था क्योंकि राजनीति में मुस्लिमों के लिए अलग मुद्दा उठ गया, मुस्लिम लीग ने उठा दिया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग मुद्दा उठ गया और कांग्रेस का अपना एक अलग मुद्दा था। यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था। सिर्फ और सिर्फ यह संघर्ष भारत और ब्रिटिश का संघर्ष नहीं रह गया था, बल्कि अब यह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन 3 धुरियों के बीच बट गया था। आज्ञा कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन के बीच अभी एक संघर्ष बन गया था। अब ये सिर्फ भारत और ब्रिटिश शासन का मुद्दा नहीं था। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में आई जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते हैं, लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दे। 1942 में के वसंत में चर्चिल ने गांधी जी और उनके कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए एक मंत्री सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। अब आएगा क्रिप्स मिशन, 1942 में आएगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों ने से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश, एक था मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, मित्र राष्ट्र जर्मनी, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, और धुरी राष्ट्र में था जर्मनी, जापान, इटली। पता होना चाहिए धुरी राष्ट्र में कौन था, जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी था, जापान था और इटली था। तो और मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक है, फर्स्ट बुक में आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस की। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली। तो इसने धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए, यानी जर्मनी, जापान और इटली से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहती थी।
तो वायसराय को सबसे पहले अपने कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इस बात पर वार्ता शुरू हुई। क्या बात रखी गई कि ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहती थी, तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद का निर्माण करनी चाहिए। और वायसराय कार्यकारी परिषद में किसको सदस्य बनाएगा? भारत के किसी न किसी एक व्यक्ति को सदस्य बनाएगा, तभी तो उनकी रक्षा होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वार्ता की गई लेकिन वार्ता सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो ये आज का टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।